हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है भाई साहब कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बेलमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी है, सॉरी इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिर प्लेज है। तो ये सारा जो टॉपिक्स है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज के क्लास में, नहीं जी। तो चलिए चलते हैं कहाँ क्लास में, शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को। चलिएगा जी, आइए देखिएगा। सबसे पहले आप थोड़े अपने एजुकेटर के बारे में जान लें। मेरा नाम अमित कुमार है और मैंने जेआरएफ और ये यूजीसी नेट 5 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ आप एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर उस्मान आर्ट यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ। और उसके साथ आपको क्या करना है भाई साहब, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में लगभग 550 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के मिला के अवेलेबल है। ये देख लीजिएगा, आपको दिखेगा टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, मैथमेटिकल, हायर एजुकेशन, डेटा और लॉजिकल, ये सारे इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल, एचआरएम, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बैंकिंग और अभी चल रहा है लॉ की लगातार वीडियो आ रही है। आज 5वां नंबर वाला वीडियो है ना। तो आप इस तरीके से अपनी यूजीसी नेट की पूरी तरह की प्रिपरेशन यूजीसी नेट आपके जून 2024 के लिए कर सकते हैं जी। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडेमनिटी, आइडेमनिटी नहीं इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर हम बात करें तो इंडेमनिटी का मतलब होता है हानि से सुरक्षा। मतलब अगर कोई लॉस हो रहा है तो उससे हमको क्या सुरक्षा मिलना, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, तो एक ऐसा अनुबंध जो हमको हानि से सुरक्षा दिलवा दे। क्या दिलवा दे? हानि से सुरक्षा, की भाई जो हमारा लॉस होने वाला है उससे हमको पहले ही पता चल जाए कि भैया ये लॉस है। या फिर कोई भी अगर लॉस होने वाला है या हो रहा है, उसके बिहाफ पर हमको क्या उसका रिटर्न दिलवा दे कि भैया जो मेरा लॉस हुआ है उसके बिहाफ पर मेरा वापस आ जाए, उतना सारा चीज हमारा, इसकी कोई गारंटी ले ले, है ना। ऐसे इसलिए तो इसीलिए आइए पहले इसको समझते हैं आराम से नोट्स के थ्रू, फिर हम लोग इसका लॉ का लैंग्वेज जो है वो देखेंगे। तो क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अनुबंध हानि से सुरक्षा का। किसका? हानि से सुरक्षा का। क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा आराम से डेप्थ में पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं। कह रहा है दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि दूसरे पार्टी से कि वो उसके द्वारा या उससे संबंधित मतलब उससे रिलेटेड किसी पर्सन से होने वाला लॉस से वो क्या करेगा? उसको बचाएगा। ध्यान समझिएगा, एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है, दो पार्टी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या बोल रहा है? भाई साहब सुनो, ऐसा है, हम क्या करेंगे, तुमको अगर किसी से लॉस होगा ना, या कोई लॉस होने वाला होगा या होगा, ठीक है, फ्यूचर में तुमसे रिलेटेड हो या तुम ही से हुआ हो, ठीक है, दोनों लॉस से हम क्या करेंगे? हम तुमको बचाएंगे। ये चीज कहलाता है क्या? इंडेमनिटी। क्या कहलाता है? इंडेमनिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, तो क्या बोला ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इस चीज से होने वाले सभी लॉस से उसको बचाएगा। तो सी से होने वाला जो सारा लॉस था उसको बचाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। मतलब मिला जुला के भैया आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें आपको सामने वाला ये प्रॉमिस कर रहा है कि भैया आपको अगर कोई लॉस होगा ना तो हम बचा लेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। और ये बात कौन कहता है अक्सर? सर ये बात हमको जनरल इंश्योरेंस वाला कहता है। कौन? जनरल इंश्योरेंस वाला। क्यों? क्योंकि कार इंश्योरेंस कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर लाइफ इंश्योरेंस क्षति अगर हो जाए तो भैया लाइफ को वापस दिला के नहीं दे सकता, तो ये बात तो फैक्ट वाली, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। कार इंश्योरेंस ले लो, मोटर इंश्योरेंस ले लो, है ना, वो सारा चीज। ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ भी वापस नहीं आ सकता, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ऐसा चीज जो आपको रिटर्न वापस लॉस का भरपाई किया जा सकता है ना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि भैया अगर आपका पैसा जितना लगा आप ठीक हुए, उसका इंश्योरेंस मिल जाता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड होगा। चलिए अब एक बार ध्यान देखिए, कह रहा है जो लॉस से बचाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनीफायर। क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। जो हमको लॉस से बचाता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर।
और जिसको लॉस से बचना होता है, जिसको लॉस से बचना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिफाइड। क्या बोलते हैं? इंडेमनिफाइड। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कार इंश्योरेंस वाला अगर आपको कार इंश्योरेंस दे रहा है तो वो क्या है? इंडेमनिफायर है। और पार्टी जैसे आप अगर कार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको क्या बोला गया है यहां पे? यहां आपको बोला गया इंडेमनिफाइड। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफाई का क्या मतलब हुआ कि हानि से सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, चलिए ये बात आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आ जाएं मेन वाले नोट्स में। सर बिल्कुल आ जाइए, आइए। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। ये देखिएगा कह रहा है द टर्म इंडेमनिटी सिंपली मींस टू मेक गुड द लॉस और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। बोल रहा है उस पार्टी का कंपनसेट करने के लिए या फिर जो लॉस हो चुका है उसके लिए हम क्या करते हैं? सर हम आपको सुरक्षा करवाते हैं, है ना। ये बात ध्यान में रखेगा। The term contract of indemnity is defined section 1 to 4 of the Indian Contract Act। 124 में मेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कहता है a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of the any other पर्सन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बोला कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पार्टी को कि भैया तुम्हारे द्वारा खुद अगर कोई लॉस हुआ होगा तो, या फिर अगर कोई और पर्सन के द्वारा तुमको लॉस हुआ होगा तो उससे वो क्या करेगा? वो तुमको बचाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। चलिए एग्जाम्पल देखें। देखिए अच्छा एक बार आगे पढ़ते हैं। कह रहा द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनिफायर। जो कंपनसेट करेगा आपके लॉस को उसको इंडेमनिफायर कहेंगे। और द पर्सन हुम दिस प्रॉमिस इज मेड, और जिसको ये प्रॉमिस किया गया है वो कहलाएगा, जिसको लॉस बियर करना है वो कहलाएगा क्या? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड, जिसको लॉस हुआ है एक्चुअली, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है देखिएगा। कह रहा ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द consequence of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of money. This is a contract of indemnity. Here is the indemnifier और B is indemnified। ध्यान समझिएगा। A B से कह रहा है भैया C के द्वारा कोई भी अगर तुम्हारे खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगा, कोई भी लॉस होगा ना, उसका जिम्मा हम लेते हैं, है ना। तो A जिम्मा लिया तो A क्या? इंडेमनिफायर। और बी को लॉस से बचाना था, बी क्या हो गया? सर बी को बोलते हैं इंडेमनिफाइड। बात समझ में आया? जी सर। चलिए अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या है? क्या क्या राइट्स है भैया देखते हैं। कह रहा है सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर में रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिफायर प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस करता है कि भैया हम तुमको लॉस से बचाएंगे, उससे क्या करेगा? उससे वापस वो सारा चीज ले सकता है, रिकवर कर सकता है, जो उसने द फॉलोइंग अमाउंट प्रोवाइडेड द एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। जो उसके अथॉरिटी में है, जो उसने वादा किया है, वो चीज उससे वापस ले सकता है। तो उसके लिए तीन बातें कही गई है। पहला बोला ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस। सारा डैमेजेस रिकवर करने के लिए कहा उसको क्या है? अधिकार है। he may compelled to pay any suit in respect of any matter which is promised to indemnify applied। तो भैया बोल रहा है सीधा सीधी बात है कि आप कोई भी उसके खिलाफ में कुछ भी ये केस कर सकते हैं अगर उसने जो बात बोला और नहीं दिया, वो सारा डैमेजेस रिकवर नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? वो सारे रिकवर कर सकते हैं सारे डैमेजेस उससे। he is entitled to recover from the indemnifier all cost which he had paid in bringing and defending any suit in respect of contract of इंडेमनिटी। बोल रहा भाई साहब वो आप क्या कर सकते हैं? आप उसके सारे कॉस्ट जो उसने शुरू में लगाया ना, जो आपने सारे कॉस्ट शुरू में लगाए किसी चीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, अगर वो नहीं कर पाया इंडेमनिफायर, तो आप उससे सारा चीज आप क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। वो डिफेंड नहीं कर पाया अच्छे से, तो आप सारा का सारा कॉस्ट उससे वापस ले सकते हैं। कह रहा है इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिफायर। वो एंटाइटल है कि भैया इंडेमनिफायर जो आपका प्रोमिसर है उससे वापस लेने के लिए ऑल द अमाउंट विच ही हैड पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज। बोल रहा है सारा कंप्रोमाइज के टर्म्स में जो वो सारा पेड किया है अमाउंट, वो सारा इंडेमनिफायर से वो रिकवर कर सकता है। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। इंडेमनिफायर का मतलब सीधा सीधी कौन? सर प्रोमिसर। तो प्रोमिसर ने जितना प्रॉमिस किया, अगर वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप उससे डैमेज भी ले सकते हैं
आप उससे वो पैसा जो शुरू 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 में कॉस्ट लगा वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी अमाउंट आपने जो पेड किया है उस टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज में आप वो पैसा ले सकते हैं वापस। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं, है ना। आइए नोट्स में चलें सर, बिल्कुल चलिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, चलिए इसके लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए, देखिए आप बैंक गए सर, बिल्कुल बैंक गए, जाते भी हैं, है ना। आपको याद होगा कि जब किसी को लोन की रिक्वायर्ड थी, फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। अब राइट ड्राइंग पे मत जाना, हाँ चलो, ये है, बहुत सारे पैर निकल गए ना। ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है कौन, मिस्टर बी, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, चलो, हाँ चलो, ये है मिस्टर बी, मिस्टर बी, ये कौन है, मिस्टर बी। अब क्या हुआ, मिस्टर ए को ना पड़ गया भाई साहब लोन का जरूरत, मिस्टर ए को क्या पड़ गया, लोन का जरूरत, कि भैया हमको लोन चाहिए, लोन चाहिए, तो मिस्टर ए चल गया कहां, बैंक के पास। कहां जाएगा, और कहीं जा भी नहीं सकता है, बैंक गया। बैंक के पास जैसे गया तो बैंक वाला बोला भाई साहब ऐसा है, हमको गारंटी चाहिए, हम ऐसे लोन तुमको कैसे देंगे, तुमको तो पहचानते ही नहीं हम कैसे देंगे लोन तुमको, हम तो नहीं जानते। कहां गया, एसबीआई में गया था, बोला हम नहीं जानते, हम तुमको देंगे भी नहीं। बैंक वाला उसको मना कर दिया, बोला गारंटी लेके आओ तब देंगे। क्या बोला कि गारंटी लेके आओ तब देंगे। अब बेचारा मिस्टर ए रोते 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 गया मिस्टर बी के पास, जो उसका दोस्त था। कौन था, दोस्त था। बोला बी सुनो ना, तुमको ना गारंटर बनना होगा, गारंटर बन दोगे। बी बोला भाई साहब चलो चलते हैं, तुम अपना यार है, तुम इतना दोस्त है, तुम इतना टेंशन क्यों लेता है, बैंक अपना है कैसे नहीं देगा। बी गया बैंक के पास, बोला मैं गारंटर बनता हूं, आई एम गारंटर, है ना, क्या बनता हूं, मैं गारंटर बनता हूं, ठीक है। अब देखो भाई साहब जरूरत किसको था, पैसा ए को, बैंक को देने वाला कौन, बैंक, बीच में लेकिन बी क्यों हो गया, फंस गया, कि भाई साहब इसको इसको भी काम करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको भी काम करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां कितने पार्टी इंवॉल्व हो गए, सर 3 पार्टी इंवॉल्व हो गए। तो ये जो बैंक से गारंटी लिया, बैंक ने गारंटी जिससे लिया सर, वो क्या कहलाएगा, सर उसको हम लोग बोलते हैं श्योरिटी। क्या बोलते हैं यहां, श्योरिटी। और जो भैया लोन दिया बैंक, वो क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। और भाई साहब ए क्या कहलाएगा, सर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर क्यों बोले, क्योंकि सर पहला देने वाला का हक किसका है, लोन कौन लिया है, ए, लेकिन अगर ए पैसा नहीं देगा तो कौन देगा, बी, तो इसको हम लोग सेकेंडरी डेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटर। अब एक बात बताना, ठीक है, इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी को कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब एक पार्टी को लोन का जरूरत हुआ, दूसरा पार्टी लोन लेने के लिए गया, लोन लेने के लिए गया तो बैंक मुझसे क्या मांगा, गारंटी का मांगा, कि भाई किसी का गारंटी होना चाहिए तभी लोन देंगे। और उस पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें अगर हम, तो यहां 3 लोग हैं और तीनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 3 पार्टीज कौन कौन, 3 पार्टीज कौन कौन, तो सबसे पहले जिसने लोन लिया, प्रिंसिपल डेटर, और जो गारंटी दिया,
उसको क्या बोलते हैं? श्योरिटी। और जो उधार दिया मतलब लोन जिसने दिया, बैंक, इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ठीक है, बात हो गया जी सर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कितने पार्टीज के बीच में होगा? 3 पार्टीज के बीच में। 3 पार्टीज 3 कॉन्ट्रैक्ट। 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसके किसके बीच में? ये ध्यान दो। पहला प्रिंसिपल डेटर के बीच में होगा और क्रेडिटर यानी कि बैंक। प्रिंसिपल डेटर यानी ए और बैंक के बीच में होगा, क्योंकि लोन कौन लिया है? ए, और देने वाला कौन? बैंक। तो इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा, अब दूसरा होगा श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच में यानी बैंक के बीच में, क्योंकि गारंटी कौन लिया है? सर ये श्योरिटी लिया है बी, तो बी क्या है सर? सेकंड वाला जो डेटर है जी, सेकेंडरी डेटर। तो इसके बीच में। और तीसरा जो होगा वो होगा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। क्या होगा कि भैया अगर पैसा नहीं दिया तो फिर कौन देगा? हम, मान लो तुम्हारे बदले में हम पैसा दे दिए तो फिर तुमको वापस करना होगा। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनते हैं। ये बात समझ में आ गई जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हानि से सुरक्षा के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसी को काम दिलाने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। चलो ये बात हो गया। अब आइए यहां ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज टू इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन एंड एम्प्लॉयमेंट अ लोन और गुड्स ऑन क्रेडिट। तो उधार पर देने के लिए सामने वाला क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, a contract of guarantee is an contract to perform the promise। किसके लिए? प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट। किसके लिए? उसके डिफॉल्ट के लिए। तो कह रहा था पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो गारंटी दे रहा है, ठीक है, उसको श्योरिटी कहेंगे। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट इज द गारंटी गिवन कॉल प्रिंसिपल डेटर। और जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जा रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, जब उस पर्सन, भाई साहब, जिसको गारंटी दिया जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जो बैंक था अपना, है ना जी। कह रहा है गारंटी में भी आइदर और ओरल और रिटन किसी भी तरीके से हो सकता है। इफ, ध्यान दीजिएगा सेम चीज है ये, है ना। यहां पे एग्जांपल दिया, कह रहा है इफ ए एंड हिज फ्रेंड बी एंटर्स अ ट्रेडर शॉप, एक ट्रेडर शॉप में एंटर करता है। ए आस्क ट्रेडर सप्लाई द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड बाय बी, इफ ही डज नॉट पे यू आई विल, ये पे करेगा। कह रहा है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। भाई साहब एक बात और समझ लो, बैंक वाला तो चलो बता दिया मैंने, एक चीज और समझा देता हूं। मान लो मैं बिजनेसमैन और मेरे पड़ोसी वाला भी बिजनेसमैन, दोनों की हमारी बहुत बनती है, ठीक है। मेरा क्रेडिट बहुत अच्छा मेरे होलसेलर के साथ में, और उसका क्रेडिट भी थोड़ा बहुत अभी नया नया शुरू किया है, तो उसका क्रेडिट बनाना है। तो भाई साहब वो गया होलसेलर के पास गया, बोला भाई साहब हमको भागो उधार दे दो, है ना। बोला नहीं, किसी को लाओ गारंटी के तौर पर तब देंगे। फिर वो आया मेरे पास, भैया भैया आप तो लेते हैं सामान, आप बोल दीजिए ना एक बार कि हमको सामान दे देगा वो वहां से, ठीक है। मैं गया, उसको बोला अच्छा ठीक है दे दो यार, अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। किसी के बिहाफ पर किसी को लोन दिला देना, किसी को पैसे दिला देना, किसी को सामान दिला देना, है ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, चलिए अब देखिए पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट गारंटी क्या है? क्रेडिटर, ये बात ध्यान रखिए, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, ये तीन तो अभी बात हो चुका है। श्योरिटी कौन? सर जो गारंटी लेता है। प्रिंसिपल डेटर कौन? गारंटी जिसके बिहाफ में दिया जाता है। और क्रेडिटर कौन? पैसा देने वाला, लोन देने वाला। चलो, और इन कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देयर आर 3 सेपरेट एग्रीमेंट्स, तीन एग्रीमेंट होगा, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया है। किसके बीच में? डेटर क्रेडिटर, डेटर श्योरिटी, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। चलिए अब देखिए इसका चार्ट समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में क्या फर्क है। आइए ध्यान से इसको समझते हैं, फिर मजे से पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए आइए क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा। कह रहा है
इंडेमनिटी में पार्टीज कितने होते हैं भाई साहब? दो। कौन कौन? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, या जिसको बोलते हैं इंडेमनीफायर्ड, है ना। इंडेमनीफाइड मतलब क्या हुआ भैया? पार्टी जिसको लॉस से बचाना है। इंडेमनीफायर कौन हुआ सर? वो जो लॉस से बचाना चाहता है, ठीक है। गारंटी में भाई साहब तीन पार्टी, कौन? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंडेवर्स टू कीप द अदर पार्टी आइडेंटिटी होल्डर हार्मलेस फ्रॉम द लॉस। तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्या है? किसमें? इंडेमनिटी में, कि दूसरे पार्टी को लॉस से बचाना है। और गारंटी में क्या है? कि दूसरे पार्टी को, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच श्योरिटी हु इज सेकेंडरी हैज टू पे फॉर द डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर हु इज प्राइमरी लायबल। बोल रहा है गारंटी में एक पार्टी को दूसरे के बिहाफ पे गारंटी देना है, उसके बिहाफ पे बोलना है कि भैया अगर वो पे नहीं किया तो हम पे कर देंगे। ऑब्लिगेशन क्या बनता है? ड्यूटी क्या है? अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन इज अपॉन प्रोमिसर। प्रोमिसर के अनुसार है कि भैया प्रॉमिस जो किए हो कि हम तुमको हानि से बचाएंगे, वो हानि से बचाना पड़ेगा। तो किसके लिए है? इंडेमनीफायर के लिए। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन इज अपॉन श्योरिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू मेक द पेमेंट। अच्छा एक बात, यहाँ पे किसकी ड्यूटी? गारंटी पे किसकी ड्यूटी बनती है? सो ड्यूटी श्योरिटी की बनती है, जिसने गारंटी लिया है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम देंगे, तो फिर वो पैसा उसको देना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन दोनों के, पहले वाले में इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर अपनी प्रॉमिस को पूरा करेगा। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो भाई प्रिंसिपल श्योरिटी जो है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में इसको पूरा करेगा। कह रहा है whether the contract is of indemnity or guarantee, if the person is liable on the amount more than which the principal debtor is liable or is made liable if the principal debtor is not liable, then the contract is that of indemnity। ठीक है। the surety can be made liable only for, देखो भाई साहब सीधा सीधी बात समझो, कह रहा है whether contract is of indemnity or guarantee। नहीं, ये बात रखिएगा कि यहां पे क्या है? यहां सिर्फ हानि से सुरक्षा करा रहा है, और भाई साहब प्रिंसिपल डेटर इसमें कुछ नहीं है। यहां पे जो इंडेमनीफायर है वो सारा का सारा चीज अपने ये को पूरा करेगा, और यहां पे श्योरिटी इस बात को पूरा करेगा कि अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर से अगर कोई जो दिक्कत हो रही है तो वो श्योरिटी पूरा करेगा, लेकिन श्योरिटी भी फिर प्रिंसिपल डेटर से उसको पैसा ले लेगा। देखो क्या कह रहा है? श्योरिटी कैन मेड लायबल ओनली फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ विच प्रिंसिपल डेटर इज लायबल, नॉट मोर देन दैट। अच्छा एक बात और बताते हैं, यहां बोल रहा है कि भैया पैसा जितना लिया है ना उतना ही पेमेंट करेगा श्योरिटी, उससे ज्यादा नहीं। और यहां कह रहा है इफ द पर्सन इज लायबल फॉर अमाउंट मोर देन द विच प्रिंसिपल डेटर इज लायबल और मेड लायबल इफ द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल देन द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ। अच्छा भाई साहब यहाँ पे हानि से सुरक्षा करने के लिए ना जितना उसने जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी हिसाब से उसको पे करेगा। और यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि भैया तुम अगर 1 लाख रुपया के लिए बात को श्योरिटी बनाए हो या गारंटी मेरे से लिए हो तो 1 ही लाख रुपया हम पेमेंट करेंगे, बाकी तुम अपना समझ लो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कंटिंजेंट, इसके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लायबिलिटी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। देखो ठीक है, चलो अब एक और चार्ट है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। नेचर कॉन्ट्रैक्ट, ये भाई साहब बता दिया कि प्रॉमिसेस टू सेव अदर लॉस, दूसरे को लॉस से बचाएगा, और इसमें वन पार्टी प्रॉमिस टू डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, है ना, ये गारंटी दे रहा है। नंबर ऑफ पार्टीज यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा 3, ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट बनेगा डेटर्स, क्रेडिटर्स और श्योरिटी के बीच में। नेचर ऑफ लायबिलिटी कह रहा लायबिलिटी इंडेमनीफायर का है, और यहाँ लायबिलिटी सेकेंडरी ये का है जिसको हम लोग श्योरिटी बोलते हैं। अराइजिंग लायबिलिटी, ठीक है, डेट और ड्यूटी, देयर इज नो एग्जिस्टेंस डेट और ड्यूटी, यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे सम एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। राइट टू सू, इंडेमनीफायर कैन नॉट सू टू द थर्ड पार्टी लॉस, बस आप अपने नाम पर इंडेमनीफायर जो है वो लॉस के लिए नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ इट श्योरली डिस्चार्ज द डेट आफ्टर द डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर है ही बिकम्स इंटाइटल्ड टू सू द डेटर इन होज। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कि अगर मान लो श्योरिटी ने मतलब मेन प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, प्रिंसिपल डेटर कौन, जो मेन लोन लिया था वो पैसा नहीं दिया, तो उसके बिहाफ पर श्योरिटी तो पे कर देगा, गारंटी, क्योंकि गारंटी श्योरिटी दिया है तो गारंटी के बिहाफ में पैसा पेमेंट कर देगा। अब उसके पेमेंट का मान लो फिर मना कर दे रहा है प्रिंसिपल डेटर पैसा देने के लिए, तो वो लायबल है श्योरिटी कि उस पर वो सू करे, यानी सू नहीं, केस करे, केस फाइल करे और उससे पैसा वापस
ले ले। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए, तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कहानी खत्म। कोई दिक्कत? यस सर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। चलिए, अब चलते हैं बेलमेंट पे। कहां चलते हैं? बेलमेंट पे। आइए, बेलमेंट क्या होता है ध्यान देखिएगा। चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, लेकिन आज कंप्लीट कर देंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर देंगे। आइए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जब एक पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है, क्या करता है? गुड्स की डिलीवरी करता है, तो दूसरे पर्सन की किसी स्पेसिफिक काम के लिए और उनसे ये प्रॉमिस कर लेता है कि जैसे ही जो काम उसे करने के लिए कहा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका गुड्स उसको वापस कर देगा या डिस्पोज कर देगा, जैसा डिलीवरी देने वाले कहेंगे। इसको कहते हैं बेलमेंट। अब देखो ध्यान से समझो, बेलमेंट क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आपने ना देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे सोना चांदी पड़े होते हैं। पड़े होते हैं? जी सर। सोना चांदी पड़े होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो पुराना हो जाता है, तो हमें नए मॉडल बनवाने होते हैं। तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, जाते हैं सुनार के पास। सुनार के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया इसका नया कंगन बना के दे दो, बोलते हैं। तो कंगन, अब एक बात बताना, जब हम उसे सोना दे रहे हैं कंगन बनाने के लिए, तो क्या वो सोना कंगन बना के हमको वापस करेगा कि वो अपने पास रख लेगा? सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो सर फोड़ दूंगा उसका, सोना है कैसे वो रख लेगा? वापस करेगा हमको अच्छे से, है ना। उसका जो चार्ज होगा वो लेगा, लेकिन फिर वो हमको वापस कर देगा। इसी को बोलते हैं बेलमेंट। जब क्या हुआ, डिलीवरी ऑफ गुड्स हमने किया, गुड्स दिया, उसका पर्पस जैसे कंप्लीट हो गया, फिर वो गुड्स हमें वो वापस कर दे रहा है, या फिर मैंने जैसे उसको बोला कि कंगन बना दो तो वो कंगन बना के दे दे रहा है। इसको बोलते हैं बेलमेंट। क्या बोलते हैं? बेलमेंट। ठीक है, चलो, इसमें दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन को बोलते हैं बेलर, जो डिलीवरी देने वाला है। जैसे अगर मैंने अपने घर के लिए, मतलब घर से सोना निकाला और गया सुनार के पास, और सुनार के वो मैंने दे दिया, क्या ज्वेलरी वाले हाउस में मैंने क्या किया, अपना सोना दे दिया, तो मैं कहलाऊंगा बेलर। और डिलीवरी लेने वाला यानी सुनार, वो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे क्या, बेली। उसको क्या बोलेंगे, बेली। आओ देखो एक और एग्जांपल है, चलो मैंने लिख रखा है वो देखिएगा। कह रहा है एक पुरानी कार है, मान लो एक इंसान है और उसकी एक पुरानी कार है जो खराब पड़ी हुई है, ठीक है। वो बी जो एक की मैकेनिक है, बी क्या है, एक मैकेनिक है, वो उसको क्या करता है, रिपेयर करने के लिए दे देता है। अब जब उसको रिपेयर करने के लिए देता है, तो भाई साहब क्या एक बात बताना, जैसे कार बन गया, सब कुछ हो गया, तो क्या वो रख लेगा बी अपने पास? नहीं। बी क्या करेगा, बी ए को वापस कर देगा और उसका जो चार्जेस है वो उससे वो ले लेगा, है ना। इसको बोलते हैं बेलमेंट। तो यहाँ ए क्या कहलाएगा, बेलर, क्योंकि उसने गुड्स को डिलीवरी करी है, और बी क्या कहलाएगा, बेली, जिसने उसको वापस लिया। ये बात समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, इसको बोलते हैं, यहां ए क्या है, बेलर, और बी क्या है, बेली। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, अगर हम बात करें इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट की, तो बेलमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट उसके बीच में होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके साथ साथ गुड्स की डिलीवरी भी होगी। ऐसा नहीं है कि गुड्स की डिलीवरी नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, गुड्स का डिलीवरी भी होगा, मतलब हम उस गुड्स को उठा के दे देंगे, मूवेबल होगा। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ऑनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब गुड्स उसका हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, हमने उस सोनार को जाके सोना दिया, उसको बदलने के लिए, उसको कुछ बनाने के लिए, तो ऑनरशिप ट्रांसफर थोड़ी हुआ, तो इसलिए ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। गुड्स की डिलीवरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी। ये बात देख लो, अगर मैं कार की बात करूं तो बनाने के लिए दिया था, और अगर सोनार की बात करूं तो वहां भी मैंने कंगन उसको चेंज करने के लिए दिया था, हाँ कि ना। जी सर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं उस स्पेसिफिक गुड्स की को रिटर्न भी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो सही है कि गुड्स का डिलीवरी हमने कर दिया, सोनार को दे दिया सोना, है ना। अब वो उस स्पेसिफिक गुड्स को रिटर्न भी करेगा, जो चीज मैंने करने के लिए कहा गया, उसको बोला था कार बना के वापस करो, तो कार भी रिटर्न करेगा। तो ये इसके एसेंशियल्स है। और मूवेबल गुड्स होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि उसका घर में जाके पुचाड़ा मार रहे, घर वापस नहीं आ सकता। गुड्स क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये इसेंशियल ऑफ बेलमेंट है। क्या है, इसेंशियल ऑफ बेलमेंट है। चलिए, इतना ही था बेलमेंट, और बेलमेंट में कुछ खास है नहीं। आइए हम इसको देखते हैं अपने बुक से। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड्स, अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned
और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो सीधा सीधी यही बात बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सीधा सीधी बात कि भैया हम सामान तुमको डिलीवर किए, ठीक है, तो सामान तुम तक पहुंचा दिए, ठीक है, हम तुमको जैसा ऑर्डर दिए वैसा काम करो और फिर उस गुड्स को वापस कर दो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेलमेंट। क्या बोलेंगे, बेलमेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो पर्सन गुड्स दे रहा है उसको क्या कहा गया, बेलर। द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड, जिसको डिलीवर किया गया है ना, वो कहला रहा है बेली, यानी कि जो गुड्स रिसीव किया उसको बेली कहेंगे। क्या बोलते हैं, बेली। कह रहा है यू डिलीवर सम गोल्ड टू ए ज्वेलरी टू बी मेक्स बैंगल्स ऑन योर सिस्टर। भाई साहब आपने देखो एग्जांपल आ गया कि आपने ज्वेलरी क्या करी, कुछ सोना दिया, ठीक है, तो ज्वेलरी की भैया मेरी बहन के लिए कंगन बना दो। इन दिस केस यू आर ए बेलर, हम बेलर हो गए, और बी क्या हो गया, जो सोना लिया वो बेली हो गया। एंड बाय डिलीवरिंग गोल्ड टू बी आ रिलेशनशिप ऑफ बेलमेंट क्रिएटेड बिटवीन यू एंड द ज्वेलर। और जैसे ही हम उसको गुड्स दे दिए एक रिलेशनशिप बन गया किसका, बेलमेंट का, मेरे और ज्वेलर के बीच में। बात समझ में आई जी सर। चलिए और कुछ है इसमें, सर कुछ नहीं है। चलिए एसेंशियल्स में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा कि भैया कुछ हमको बना के दे रहा है या नहीं दे रहा ये, और उस गुड्स का रिटर्न भी आना जरूरी है, और मूवेबल गुड्स होना चाहिए। डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू बैंक, ये भाई साहब नहीं है, ये कुछ नहीं, बैंक में पैसा जमा कर दिया तो ये इसको नहीं मानते क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है ये इसको हटा दो, ये तो कुछ नहीं है। चलो राइट्स ऑफ बेलर, बेलर कौन था, डिलीवर जो गुड्स दिया था वो, उसका कुछ राइट्स होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो बेलर है, जो बेलर्स का अधिकार है वही बेली की ड्यूटी है, क्योंकि मेरा जो अधिकार है, मेरा जो राइट्स होगा, है ना, जैसे मैं बेलर था, मैंने गुड्स अपने बहन के लिए वो क्या बनाया, सोने का कंगन बनाने के लिए दिया, तो मेरा जो राइट होगा वही बेली की ड्यूटी होगी ना, वही सोनार की ड्यूटी होगी कि भैया मेरा जो अधिकार है उसका क्या है, कर्तव्य है, करना है उसको, नहीं जी। तो वही कह रहा है बेलर, देखो ए बेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स, कुछ राइट्स है बेलर के, क्या क्या है देखिए आइए। इन्फोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, जो बेली की ड्यूटी है उसको इन्फोर्स कराना, तो भैया बेली की ड्यूटी क्या क्या है, सारे काम करना जो बोला गया है जी। राइट टू क्लेम डैमेजेस, देखिएगा इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ वैसा नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बस उसको ध्यान से समझिए। राइट टू क्लेम डैमेजेस, तो भाई साहब सेक्शन 151 कहता है कि इट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ द बेलर टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस दैट माइट हैव बीन कॉज्ड टू द गुड्स बिल्ड ड्यू टू द बेलीज नेग्लिजेंस। तो ये भाई साहब बोल रहा है कि अगर बेली ने, मतलब मेरे हिसाब से मैं सुनार वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मेरा और सुनार का या आपका और सुनार का, आप और सुनार ले रहे हैं तो आप अपने आप को बेलर और सुनार को बेली, मेरा एग्जांपल ले रहे हैं कि सर और सुनार, तो सर को बेलर और बेली कौन हो गया, सुनार। तो मैं अब यहाँ सुनार वाले एग्जांपल से समझा रहा हूं कि अगर सुनार ने आपको, आपने बोला कंगन बनाने के लिए और कंगन वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो आप उसके डैमेजेस लेने का भी आपको क्या है, राइट है, आप उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, सॉरी। चलिए तीसरा, राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहा है भाई साहब सेक्शन 153 कह रहा है कि इफ द बेली डज एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बिल्ड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट, द बेलर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और एग्जाम्पल। भाई साहब सीधा सीधी बात है यार, ये तब हमको अवॉइड करना, बोल रहा है अगर तुम्हारे पचड़े का चीज नहीं है तो तुम काहे के लिए उस पर पढ़ रहे हो, है ना। मतलब अगर तुमने जो गुड्स दिया उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं हो रहा है तो आपको उस पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है ए लेंड्स हिज कार टू बी फॉर पर्सनल यूज, है ना, बी स्टार्ट्स यूजिंग द कार एज ए टैक्सी, ए कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब सीधा सीधी बात समझो, अब तुमने ए को कार मतलब ए को क्या किया, कार दे दिया बी को, मतलब मैंने किसी को कार दे दिया, ठीक है, अब मैंने कार दे दिया उसको, पर्सनल यूज करे वो क्या करे उसका प्रॉब्लम है, तुम कार दे दिया ना उसको, बात खत्म जी। तो वही कह रहा राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है कि भैया अगर तुमको पर्सनल यूज करने के लिए दे दिए हो और वो टैक्सी यूज कर रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत तुमको नहीं है। उसके बाद राइट टू क्लेम कंपनसेशन, ये कब होगा, सेक्शन 154, 55, 56 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एनी डैमेज इज कॉज्ड टू द गुड्स बिल्ड बिकॉज ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द बेली। अब देखो ऊपर बोला कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दो,
मान लो कार चला रहा है, कार उसको पर्सनल यूज के लिए दिया और उसने क्या किया, टैक्सी में टैक्सी के रूप में चलाया। अब इसमें ये भी कह रहा है सेक्शन 54, 55, 56 में कि भैया अगर बेली ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी जो आपका था उसमें नुकसान हुआ, तो आप क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन में, है ना। ये कह रहा है, एनी डैमेज कॉज टू द गुड्स बिल्ड बिकॉज ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, अनऑथराइज्ड, ऑथराइज नहीं था फिर भी उसको गुड्स का यूज किया, तो उसमें बिलर को क्या करना है, राइट कर सकता है, किस चीज के लिए क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन किससे, बेली से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, ये तो बात सही है भाई, गुड्स हम उसको दिए, उसको रखने के लिए थोड़ी दिए हैं, कार हम उसको बनाने के लिए, पता चला वो कार चला रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे भाई कार वापस करो, पैसा लो और अपना निकलो, नहीं जी। तो ये बात है, ये किसके राइट्स हैं, ये राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर है। बेलर कौन था, डिलीवर करने वाला, गुड्स देने वाला, यानी सोना से जो कंगन बनाने के लिए दिया है वो इंसान, या तो मैं या आप। ठीक है, चलिए राइट्स ऑफ बेली, बेली के क्या राइट्स हैं ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिस तरीके से ड्यूटीज ऑफ बेलर थे ना, वो राइट, वो क्या है, वो राइट्स ऑफ बेली भी हैं। जैसे जो बेलर का जो ड्यूटी होगा, जो कर्तव्य होगा, वही अधिकार होगा राइट्स ऑफ बेली का। अब इसीलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां भी वही चीज है ना। कह रहा है राइट टू क्लेम डैमेजेस इफ द बेलर हैज बेल्ड द गुड्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द डिफेक्ट्स इन द गुड्स, द बेली हैज सफर्ड सम लॉस, द बेली हैज राइट टू सू द बेलर फॉर डैमेजेस। अब देखो यार, ऐसा है कि कार बहुत ज्यादा पुराना था, है ना, उसमें डिफेक्ट था, मैंने उसको बताया नहीं और उसकी वजह से उसको हो गया लॉस, किसको सर, उसकी वजह से उसको हो गया लॉस बेली को। तो बेली तुम पे क्लेम करेगा कि भैया ये चीज तुमने पहले बताया नहीं था, तुम पे उसको उसका क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम कर लेगा। क्या करेगा, बोलेगा इतना। अब सीधा सी बात है ना, अब तुम बोल रहा है कि हमको मान लो कार का में क्या है सर, कार में सर पेट्रोल टंकी में दिक्कत हुआ है भाई, और क्या, और थोड़ा बहुत इंजन में प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है, बस इतना ही है। पता चला तुम्हारा गाड़ी में मेन ही चीज नहीं है, टायर ही नहीं है, तो भाई क्लेम करेगा ना वो, बोले हाँ टायर का पैसा दूं तुमको। तो वही कह रहा है कि राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर बेली को कुछ ऐसा मिला जो तुमने उसको नहीं बताया था, जो डिफेक्ट्स है, तो वो तुमसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम रिम्बर्समेंट, ठीक है भाई साहब, रिम्बर्समेंट क्या मतलब, वो वापस लेने का, इसमें भी बोल रहा है इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट द बेली हैज राइट टू रिकवर फ्रॉम द बेलर all necessary expense which बेली had incurred for achieving the purpose of bailment। तो बोल रहा भाई साहब, बेली को ये सारा अधिकार है कि जो भी बेलमेंट के प्रोसेस के लिए एक्सपेंस हुआ है वो सारा उससे एक्सपेंस ले सकता है, रिम्बर्स कर सकता है। सेक्शन 158 इसको इसकी इजाजत उसको देता है। राइट टू रिकवर द लॉसेस, अगर कोई लॉस हुआ है, कह रहा है इट इज द राइट ऑफ बेली टू रिकवर फ्रॉम द बेलर ऑल लॉस सफर्ड बाय हिम बाय अ रीजन for of fact that the bailor was not entitled to make the bailment of goods or to receive back the goods or to give direction regarding them। तो बोल रहा भाई साहब, अगर मान लो कार मेरा नहीं था, मेरा पड़ोसी का था, और हम जाके वहां पूरा ज्ञान दे रहे हैं उसको, और उस वजह से अगर बेली को नुकसान पहुंचा या कोई चीज दिक्कत आई है ना उसमें, तो सारा का सारा लॉस तुमको भरना पड़ेगा, सारा का सारा लॉस रिकवर करने का अधिकार है किसको, बेली को, सेक्शन 164 के तहत। राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी ऑफ द ज्वाइंट बेलर्स, हाँ बात सही है यार, कार 3-4 लोगों का था, मान लो कि एक कार था जिसमें 2-3 लोगों का पार्टनरशिप था, अब ए बी सी 3 लोग पार्टनरशिप में थे, बी दिया कार उसको बनाने के लिए, तो भैया ठीक है, अब बी नहीं आ रहा है तो सी को कार दे दिया, जान रहा है कार उसी तीनों का है तो सी को कार दे दिया, तो ये तो बात कोई बात नहीं बनती। ज्वाइंट बेलर्स मतलब 2-3 मालिक है, एक मालिक जाके बनाने दिए तो दूसरा को वो क्या कर सकता है, कार दे सकता है ना। राइट टू डिलीवर द गुड्स ऑफ बेलर इफ हिज टाइटल इज डिफेक्टिव। अब भाई साहब ये तो देखो बात कह रहा है, मान लो क्या, मान लो कार सर्विस करने के लिए उसके पास गया, ठीक है, हाँ गया, बिल्कुल गया, या सोना वाला ही, सोना किसी ज्वेलरी की दुकान में लेके गया, बोला इसका कंगन बना के दे दो। अब एक बात बताओ, क्या ये सुनार को पता था कि ये ज्वेलरी चोरी का है? क्या ये कार वाले मैकेनिक को पता था कि ये कार चोरी करके लाया? नहीं पता था। तो जो उसको देने गया वो क्या मान लिया, वही उसका मेन मालिक है, लेकिन उसका मेन मालिक कोई और था। तो यहां कह रहा है कि बेली की जो ड्यूटी है या बेली का जो राइट क्या है
कि जिससे वो सामान लिया है उसको वो वापस कर दे, बाकी बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका वो रहे ना रहे, जिससे वो लिया है उसको वापस कर दे, बाकी का केस जो है वो आगे देख लेगा। लेकिन बेली यहां क्या करेगा, बेली उसी को गुड्स देगा जिससे वो सामान लिया है, उसी को वो डिलीवर करेगा। ठीक है, राइट टू लीन। राइट टू लीन कहने का मतलब है कि अगर मान लो बेलर जो है वो लेट कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, गाड़ी बनवा लिया और रखा हुआ है, पैसा उसको दे ही नहीं रहा, या ले गया तो पैसा दे ही नहीं रहा। मान लो हम कार बनवा लिए तो थोड़ा कंजूस, पैसा उसको दे ही नहीं रहा, बेचारा का 40-50 हजार रुपया फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बेली अपने राइट ऑफ लीन को यूज करेगा और उसको जब्त कर लेगा, है ना, कार जब्त कर लेगा या कार बेच देगा। ये बात ध्यान रहो, ठीक है, ध्यान है कि नहीं है? नहीं, यहां बेचेगा नहीं, सॉरी, मैं यहाँ ये प्लेज में बेच सकता है, यहां बेच नहीं सकता है। राइट ऑफ लीन मतलब उसको सिर्फ जब्त कर लेगा, क्या करेगा, कार को जब्त कर लेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हो गया जी आपका खत्म, राइट्स ऑफ बेलर और बेली। चलिए अब आते हैं प्लेज में। किस में आते हैं, प्लेज। प्लेज क्या है ये बात ध्यान में देखिएगा, बेली की ये बेलमेंट की तरह ही ना प्लेज भी है। क्या है, बेलमेंट का ही एक टाइप प्लेज भी है। आइए हम इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट। क्या बोल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट। सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है बेलमेंट्स ऑफ गुड्स को यूज करेंगे एज अ सिक्योरिटी, किसी डेट को का पेमेंट करने में या किसी प्रॉमिस को पूरा करने में। मतलब यहां किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स का यूज किए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेज हुआ। अब यहां मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। आइए, मान लो ए ने सोहनलाल से कभी डेट लिया था। ए कोई था, मान लो ए फॉर आसिक, हाँ आसिक ने सोहनलाल से कभी डेट लिया था। ठीक, अब डेट को देने की बारी आ गई, है ना, तो अब क्या होगा, डेट को देने का ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी किसी ने लोन लिए होगे, तुमको देने का बारी तो आएगा जी, देने का बारी आ गई। अब आसिक के पास पैसा ही नहीं था। आसिक बोला भाई साहब अब तो पैसा नहीं है, लेकिन आसिक के पास ना एक सोने का सिक्का था। बोला भैया सोना है तो काहे का रोना है ना, सोना है तो काहे का रोना है। वो आसिक चला गया बैंक, ए फॉर आसिक चला गया बैंक और गोल्ड का कॉइन क्या दिया, बैंक को दे दिया। बोला भाई साहब तुम इसको रखो, है ना, और हमको पैसा दे दो। अब वो पैसा लिया और जाके सोहनलाल को दे दिया। प्रॉब्लम सॉल्व, जी सर प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसी प्रोसेस को कहेंगे प्लेज, जहां पे ए ने नाउ आसिक ने जो बैंक को गोल्ड दिया और उससे पैसा लेकर डेट उसको वापस कर दिया, यही कहलाता है प्लेज। क्या बोलता है, प्लेज। तो बैंक में जो जाके डाला क्या कॉइन, उसको बोलते हैं प्लेज। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्लेज। अब यहां क्या कह रहा है, नाउ ए को यहां कहा गया है, आसिक को क्या कहा जाएगा, पाउनर। इसका क्या नाम है, पाउनर, जिसको हम लोग प्लेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेजर, ठीक है। और बैंक को बोला गया पाउनी। क्या बोला गया, पाउनी या प्लेजी। क्या बोला गया, प्लेजी। प्लेजी मतलब लोन देने वाला और पाउनर मतलब लोन लेने वाला या प्लेजर मतलब लोन लेने वाला। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से एक बार समझा दूं, समझिएगा। प्लेज कहने का मतलब देखिए, बेलर और बेलमेंट में क्या होता था, बेलमेंट में आप जैसे गुड्स का डिलीवरी करते थे, गुड्स आपको वापस करना पड़ता था। वहां पे गुड्स को सामने वाले पार्टी को बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां प्लेज में जब आप गुड्स को देते हो एज ए सिक्योरिटी, तो बैंक आपको क्या देती है, पैसा। अब उस जब एक लिमिटेड टाइम तक तो वो सिक्योरिटी आपकी रखती है, लेकिन आप उस लिमिटेड टाइम में अगर उसका पेमेंट नहीं करते हो तो यहां प्लेज में बैंक आपकी सिक्योरिटी को बेच के और पैसा वापस ले सकती है। यह बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर बात करें बेलमेंट की, तो बेलमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। बेलमेंट में कभी भी कोई सामान बेच नहीं सकता। जो बेली होगा वो कभी सामान को नहीं बेचेगा, बेलर जो होगा वो सामान को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। और यहां पे भाई साहब क्या करेगा, यहां पाउनर जो होगा, इसको हम लोग प्लेजर बोलते हैं। प्लेजर क्या करेगा, जाके किसी जगह एज ए सिक्योरिटी सोना हीरा जो होगा उसके पास में एज ए सिक्योरिटी रखेगा, वहां से पैसा लेगा और अपने डेट को पूरा करेगा, या जिससे पैसा लिया था उसको देके अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। और बैंक में जहां पे वो सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखा है,
अगर लिमिटेड टाइम तक वो अपना पेमेंट नहीं किया जिस टाइम तक के लिए वो बोला था और वापस नहीं छुड़ाया तो बैंक उसको बेच भी देगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहलाता है प्लेज। इसको क्या बोलते हैं? प्लेज बोलते हैं, है ना? बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब देखिए सेक्शन 172 डिफाइंस प्लेज। पॉनर और पॉनी डिफाइन कैसे डिफाइन किया? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ध्यान से देखिएगा, बेलमेंट ऑफ गुड्स जो एज ए सिक्योरिटी, तो जो गुड्स को हम बेलमेंट कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, किसके लिए? पेमेंट ऑफ डेट को, डेट किसी डेट का पेमेंट करने के लिए या कोई प्रॉमिस का परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए, परफॉर्मेंस का प्रॉमिस पूरा करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं प्लेज। द बेलर इन दी केस कहलाता है पॉनर। जो यहां बेलर होगा उसको पॉनर कहा जाएगा या कहा जाएगा प्लेज, प्लेजर। और यहां बेली इज कॉल्ड पौनी या प्लेजी। क्या कहेंगे? प्लेजी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा पौनी के राइट्स। पौनी में कौन है भैया? पौनी जो बैंक, यहां पे बैंक और इसके एग्जांपल से समझिएगा, बैंक और सर आसिक के एग्जांपल से। ठीक है, ठीक, चलिए आइए। तो पौनी का राइट्स यानी कि बैंक कह रहा राइट्स ऑफ पौनी कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग हेडिंग्स। राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। ये बात तो बिल्कुल सही है, पौनी मतलब बैंक। बैंक का ये अधिकार है कि आपका जो गुड्स है उसको वो रिटेन करके रखे क्योंकि आपने उसको एज ए सिक्योरिटी दिया है। तो सेक्शन 173 क्या कह रहा है कि भैया आपका जो गुड्स होगा वो बैंक रिटेन करके रख लेगी या फिर जो पौनी होगा वो आपका गुड्स क्या करेगा? रिटेन करने का उसको अधिकार है। दूसरा, राइट टू रिटेन द सब्सिक्वेंट डेट्स। राइट टू रिटेंशन द सब्सिक्वेंट डेट सेक्शन 174 क्या कह रहा है? कह रहा था पाउनी shall not in the absence of a contract to that effect retain the goods pledged or any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances may be the पाउनी। तो भैया अगर कोई सब्सिक्वेंट डेट है तो उसको भी रिटेन करने का उसका अधिकार है, किसको? पाउनी को। कह रहा है पाउनी राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो बोल रहा भाई साहब अगर बैंक को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर मतलब लगाना पड़ रहा है आपके सिक्योरिटी के बिहाफ में तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो पाउनी का राइट क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उसको भी आपसे चार्ज करे। पाउनी राइट्स वेयर पाउनर मेक डिफॉल्ट। अगर पाउनर किसको बोलते हैं? बेलर को, यानी कि जो सिक्योरिटी पे गुड्स दिया है ना, वो चीज। जैसे यहां मैं एग्जांपल अगर लूं तो कौन? आसिक जो बंदा था उसके बारे में बोल रहा है कि अगर डिफॉल्ट कर दिया है ना, कोई दिक्कत कर दिया सेक्शन 176 में, कह रहा है द पाउनर मेक डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द प्रॉमिस in respect of which the goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell things pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale। तो देखो ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि भैया बैंक, मान लो तुमने पैसा नहीं दिया टाइम पे और अपने सिक्योरिटी को नहीं छुड़ाया तो बैंक तुम पे केस भी कर सकती है या फिर तुम्हारे गुड्स जो तुमने सिक्योरिटी में रखा उसको बेच भी सकती है, बशर्ते बैंक ने तुमको नोटिस दे दिया हो। बात समझ में आया? जी सर। तो ये इसका था पाउनी का राइट। अब चलते हैं ड्यूटीज ऑफ पाउनी। क्या है ड्यूटीज ऑफ पाउनी? देखते हैं, बस एक सेकेंड मुझे दीजिए पानी पीने के लिए। आइए चलिए, पौनी हैज द फॉलोइंग ड्यूटी। क्या क्या ड्यूटी है भैया? पौनी कौन भाई? बैंक का क्या ड्यूटी है कि भैया रीजनेबल केयर रखे उसके प्लेस गुड्स का, जो उसको सिक्योरिटी के तौर पर दिया उस गुड का ध्यान रखे। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। भाई साहब किसी को अनऑथराइज यूज ना करने के लिए दिया जाए जो हमने गुड सिक्योरिटी के तौर पर दिया है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। भाई साहब जो गुड्स हमने दिया उसको रिटर्न करे एंड डेट हैज बीन रिपेयर इन द प्रॉमिस हैज बीन परफॉर्म। ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स एंड गुड्स। बोल रहा है भाई साहब अपना खुद का गुड्स और उसका गुड्स में मिलाए नहीं, अलग रखे। ड्यूटी नॉट टू एक्ट एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ प्लेज। कोई ऐसा एक्ट काम ना करे
जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ में हो, ड्यू टू रिटर्न एक्रेशन ऑफ द गुड्स, यानी अगर कोई भाई साहब गुड्स है तो उसको रिटर्न भी करना। अब है राइट्स ऑफ पाउनर। देखो पाउनर का ना, पाउनर कौन है? पाउनर है जो आशिक था हमारे एग्जाम्पल में ए, है ना, तो उसकी क्या राइट्स हैं? तो पाउनर का है राइट टू रिडीम, मतलब जब सेक्शन 171(7) कहता है कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम में, जब तक, जैसे मान लो 1 साल के लिए उसने ये बात बोला कि 1 साल के बाद तक मैं पैसा आपको देके अपना जो सिक्योरिटी वाला जो मैंने रखा है एज ए सिक्योरिटी वो वापस ले जाऊंगा, तो पाउनर्स का राइट है कि उस टाइम के अंतर्गत वो अपना गुड्स को वापस ले जाए, और अगर बैंक इसमें कुछ दिक्कत करता है तो बैंक पे ये सू या केस कर सकता है। ठीक है, चलो ड्यूटीज ऑफ पाउनर। तो पाउनर का क्या है ड्यूटी? पाउनर इज लायबल टू पे द डेट, भाई साहब डेट पे करे और जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करे। ड्यूटी क्या है पाउनर का? कि कंपनसेट करे पाउनी को अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया है तो। ड्यूटी क्या है पाउनर का? टू डिस्क्लोज करे सारे फॉल्ट्स विच में पुट पाउनी अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। कह रहा है इफ लॉस अकर्स टू द पाउनी ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ पाउनर टाइटल ऑफ गुड्स द पाउनर मस्ट इंडेमनीफाई द पाउनी। बोल रहा है अगर पाउनी को यानी कि बैंक को अगर कोई नुकसान हो गया है उसके टाइटल ऑफ द गुड्स से, तो पाउनर क्या करे यानी बेलर क्या करे भाई साहब? उसको सुरक्षा दे, हानि से सुरक्षा दे। चलिए कह रहा है द पाउनी सेल्स द गुड ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द बाय द पाउनर मस्ट पे द डेफिसिट। बोल रहा है अगर बैंक जो है तुम्हारा जो गुड्स था वो बेच देता है, ठीक है, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट किया है, पाउनर ने डिफॉल्ट किया है, तो पाउनर क्या करेगा? उसको पे करेगा, डेफिसिट जो ये हुआ है उसको पे करेगा। चलो ये था आपका ड्यूटीज, बेसिक चीजें। अब इसका फर्क समझना, चलो मैं बेसिक फर्क समझा देता हूं। देखो ये सेक्शन 148 से 171 तक है और प्लेज जो है 172 से 181 तक है। ठीक है, मीनिंग तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि बेलमेंट में क्या होता है, बेलर बेली होता है। बेलर क्या काम करता है? बेलर भाई साहब गुड्स डिलीवरी किया और उसको बेली से फिर वापस ले लेता है, वहां उसका ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं होता है। लेकिन प्लेज क्या है भैया? प्लेज किसके लिए है? एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है या जिसमें क्या होता है कि एज ए सिक्योरिटी पाउनर जो है वो पाउनी पे क्या करता है? देता है एज ए सिक्योरिटी, जो भी गोल्ड कॉइन होते हैं या डायमंड होगा या कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, और बैंक से पैसा लेता है, पाउनी से पैसा लेता है और अपने डेट को पूरा करता है, या जिससे प्रॉमिस किया है कुछ चीज का उस प्रॉमिस को पूरा करता है। चलिए यहां डेफिनेशन का डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना, ये देखिए डेफिनेशन 1 सेक्शन 48 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये 178 में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेड फॉर एनी पर्पस। देखो बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है, लेकिन प्लेज जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यहां बेली गुड्स का यूज कर सकता है। देखो बेलमेंट में जैसे कार वाला एग्जांपल लिया था मैंने, बेलर और बेलेवर में, कि मैंने कार उसको बनाने के लिए दिया, अब क्या हुआ? बेली क्या कर रहा है? कार चला वाला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेज में प्लेजी यानी कि पाउनी बैंक जो भी गुड्स दिया है, पाउनर यानी कि आशिक जो बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ सोना वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकता है, तो ये प्लेज का रिस्ट्रिक्शन है। बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स। हाँ ये देखो बेलमेंट में बेली को कोई राइट नहीं है, यानी कि मैकेनिक को कोई राइट नहीं है कि कार को उठा के बेच दे अगर नहीं लाया तो। लेकिन यहां प्लेज की अगर हम बात करें तो यहां पे बैंक वाले को राइट है कि अगर उसने टाइम पर अपना वापस नहीं लिया सिक्योरिटी पैसा देकर, तो उस सिक्योरिटी को बेचकर अपने पैसे की भरपाई कर ले। कह रहा बेली कैन एक्सरसाइज लीन, बोल रहा बेली जो है वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब गुड्स को जब्त कर सकता है। प्लेज कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे सर्विस दिया और उसको पैसा नहीं दिया, इस वजह से राइट ऑफ लीन लिया, और यहाँ पे इसने पेमेंट नहीं किया इंटरेस्ट का, इस वजह से राइट ऑफ लीन दोनों ले सकता है। ठीक है, चलो तो ये बेसिक डिफरेंस था राइट आपका प्लेज और बेलमेंट में। हो गई बात, थोड़ा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना। चलिए तो अब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक और शेयर ये जरूर करो, है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।